तो बताएगा कैसे बेटा? पढ़ने के लिए बोलना जरूरी है, सुनना आना चाहिए बस। तुम लोगों का कल टेस्ट है? कल टेस्ट है ना तुम लोगों का? इसी टाइम से है, 1:30 बजे से, ठीक है? और सिलेबस में वर्क पावर एनर्जी और करंट एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, और बायोलॉजी में क्या आ रहा है, केमिस्ट्री में क्या आ रहा है, डी और एफ लॉ और केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी आ रहा है। बायोलॉजी में क्या आ रहा है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं बायोलॉजी में। अगर नीट का पेपर आप देखोगे, आपको मैं कह रहा हूँ कम से कम 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे जेनेटिक्स से, ठीक है? तो जेनेटिक का पेपर चलो कल हम लोग पढ़ रहे थे देखो, हम लोगों ने जो बात करी थी कल हम लोगों ने जो बात करी थी, हम लोगों ने एक्सरे के बारे में बात करी थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में बात करी थी, हमने लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, उन सब के बारे में बात करी थी, हमने एनर्जी की बात करी थी, हमने बाइंडिंग एनर्जी की बात करी थी, हमने इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी की बात करी थी, हमने रेडियस की बात करी थी, हम लोगों ने वेलोसिटी की बात करी थी, ठीक है? टोटल एनर्जी की बात करी थी। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट में उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी उसकी बात करी थी। हमने कहा था अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में आता है तो कितनी वेवलेंथ निकलेगी, ठीक है? उसका फार्मूला बताया था। उसका फार्मूला था 1/λ(z²r)(1/n1)² - 1/n2², जहां r तुम्हारा रिवर्क कांस्टेंट होता था और रिवर्क कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1.09 × 10⁷ पर मीटर होती थी, ठीक है? मैं जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा था, जब मैंने लाइमन की बात करी थी, तो लाइमन में जो हम लोगों की सीरीज होती है, ठीक है, वो बेसिकली वेवलेंथ जो होती है वो अल्ट्रावायलेट में आती है, ठीक है? लाइमन के बाद में बाल्मर होता है, उसकी जितनी भी वेवलेंथ जो निकलती हैं किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जब आती हैं तो बाल्मर कहलाता है, और बाल्मर में जो लैम्डा होती है वो विजिबल में आती है, ठीक है? और उसके बाद में जितनी भी बची, पास्टन बची, ब्रैकेट बची, फुंड बची, वो सब हमारी आती हैं इंफ्रारेड में, वो सब हमारी इंफ्रारेड में आ जाती है, ठीक है? तो उन सब की हम लोगों ने बात करी। उसके साथ में फिर हमने एक्सरे की बात करी थी। मैंने कहा था एक्सरे जो होती है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ये बोन्स जो होती हैं, हमारे बोन्स हो गया या आयरन हो गया, मेटल हो गया, उसको पार नहीं कर पाती, बाकी को पार कर जाती है। पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी होती है, लेकिन जो इसकी वेवलेंथ होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक है? हाँ, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ये सब हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है? चार्ज को कैरी नहीं करती हैं, सी की स्पीड से चलती हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, वो सब क्योंकि एक्सरे हमारी क्या है? एक्सरे हमारी ईएम वेव है, एक्सरे है हमारी ईएम वेव, और ईएम वेव की जो प्रॉपर्टी है वही एक्सरे की प्रॉपर्टी है। मैंने इस एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है मैंने ये नहीं बताया। मैंने कहा था अपन को एक इलेक्ट्रॉन गन ले लीजिए,
इलेक्ट्रॉन गन ले लिए, इलेक्ट्रॉन गन से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन इस मेटल पे पड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे। जब किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेंगे तो अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे। जब वो अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे तो एनर्जी जो होती है वो वेव के फॉर्म में बाहर निकलती है, और अगर उसकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो जाती है तो उस वेव को हम लोग बोल देते हैं कि वो हमारी एक्सरे है। ठीक है, वो हमारी एक्सरे है, हम लोग ये बोल देते हैं। चलो ठीक है, जैसे देखो मैंने इसमें बताया है एक्सरे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो आ जाओ। ठीक है, कंटिन्यूस एक्सरे कैसे निकलती है? तो सबसे पहले एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? इलेक्ट्रॉन गन से। इलेक्ट्रॉन गन से निकलेगा और वो स्ट्राइक करेगा टारगेट, जो मटेरियल होता था उस मटेरियल पे क्या करता है? टारगेट। उसके बाद में अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देता है? लॉस कर देता है। फाइनली कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये रेस्ट पर आ जाता है, कभी ऐसा है कि रेस्ट पर नहीं आ पाता है, लेकिन अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसने काइनेटिक एनर्जी लॉस करी, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फोटॉन्स में। कन्वर्ट हो जाती है फोटॉन्स में। ठीक है, अब देखो अगर किसी भी चीज पर अगर इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो जाहिर सी बात है अगर वो अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे तो एनर्जी कहीं ना कहीं जाएगी, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जैसे तुम देखो कि अगर तुम किसी चीज को लोहे को हथौड़े से पीटते रहो तो जो वो होता है, लोहा होता है, वो क्या जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का क्या हो रहा है? वहां पर लॉस हो रहा है। तो हाँ, तो जो भी मटेरियल होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स फाउंड बी एनीथिंग बिटवीन 0 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो भी यहाँ पर एनर्जी लॉस होती है वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, और ये डिपेंड्स करती है कि एनर्जी का लॉस कितना। दूसरा, अगर वेवलेंथ जो यहां से ये निकल रही है, ठीक है, वेवलेंथ अगर मिनिमम है तो एनर्जी का लॉस क्या होगा? मैक्सिमम। खुद बताओ, यहां पर अगर लैम्डा कम निकलेगी इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या है? वेव की ज्यादा है। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो एनर्जी का लॉस उस समय क्या होगा? मैक्सिमम है। एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है। ये मैं कल भी बता चुका था इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद देखो यहां से ये फार्मूला है मेन। क्या फार्मूला है? ये कहता है, तुम बोले थे कल E इक्वल टू क्या होता है? Hc अपॉन लैम्डा। E इक्वल टू Hc अपॉन, लेकिन यहां पर जो लॉस हो रहा था वो किसका हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी का। जो लॉस हो रहा है वो लॉस हो रहा है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं लिखना चाहूं तो E भी लिख सकता हूं। E क्या होता है? चार्ज। ठीक है, और B मतलब वही 1.6 × 10⁻⁹ और B होता है बेटा वोल्ट। B होता है वोल्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा Hc अपॉन E। देखो लैम्डा निकालूंगा तो Hc अपॉन E। Hc की वैल्यू तुम सबको पता है। Hc की वैल्यू क्या होती है बेटा? Hc की 12,375। ठीक है, मैंने कहा चाहे तो तुम 12,400 ले लो, लेकिन 12,375 बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होती है। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और साथ में एंगस्ट्रॉम अपॉन ईबी। ई से ई गया। ठीक है, ई से। अब याद रखना बेटा, यहां पर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नीचे प्रॉपर वोल्ट है। ठीक है, जैसे ये जो है ये है यूनिट और ये प्रॉपर वोल्टेज है। ठीक है, तो अगर मैं लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लूंगा तो नीचे सिर्फ क्या बचा? 12,375 अपॉन 12,375 अपॉन बी। अब जरा सोचना सर 12,375 अपॉन बी बचा। एक बार जरा इस फिगर को देखो। अच्छा हाँ याद है, ठीक है, इस फिगर को एक बार देखो। सर यहां पर ये वोल्टेज मैंने लगाया है, वोल्टेज लगाया है। तुम बोले सर लैम्डा का फार्मूला होता है 12,375 अपॉन, अब सोचो बी, और ये लैम्डा किसमें हो? एंगस्ट्रॉम। किसमें हो? अगर और तुम बोले अगर यहां से एक्सरे निकालना है, यहां से एक्सरे निकालना है तो मैं यहां पर कितना वोल्ट दूं? मैं ये कहूं अगर मुझे एक्सरे निकालना है तो कितना वोल्ट दूं? एक तुम जानते हो सर लैम्डा की वैल्यू 0.1 एंगस्ट्रॉम से
जो जाती है वो कहां तक जाती है 100 एंगस्ट्रॉम। अगर तुम B निकालोगे तो B बराबर क्या हो जाएगा 12375 अपॉन लैम्डा। तो 12375 लैम्डा की वैल्यू क्या है मिनिमम 0.1 एंगस्ट्रॉम से चाहिए ही थी, पॉइंट हटाया 0 लगाया, यानी कि अगर तुम यहां पर 1,23,750 वोल्ट दोगे, कितना दोगे 1,23,750, अगर इतना तुम वोल्ट दोगे यहां पर तो यहां से जो एक्सरे निकलेंगी उसकी वेवलेंथ लगभग कितनी होगी 0.1। सही है। अब तुम 1,23,750 वोल्टेज बहुत हो गया, बहुत ज्यादा। तुम अगर कभी भी एक्सरे कराने गए हो तो देखा होगा कि भाई यहां पर अगर इतनी लाइट आ गई तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सर अगर मैं लैम्डा यहां पर जो लैम्डा निकले वो मान लो अगर 100 एंगस्ट्रॉम की निकले, कितने की निकले 100, तो 100 की निकले तो वोल्टेज कितना चाहिए तो 12375 अपॉन 100 कितना हो गया 123.75 वोल्ट। यानी कि अगर तुम यहां पर 123.75 वोल्ट दोगे तब लैम्डा कितना निकलेगा 100 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, अब देखो तो सबसे सुपर क्या रहेगा, सबसे सुपर रहेगा कि 0.1 से ज्यादा हो और 100 से क्या हो कम। तो इसका मतलब ये है अगर तुमको यहां पर एक्सरे चाहिए तो तुमको वोल्टेज 1,23,750 से कम हो और 123.75 से ज्यादा। ठीक है, हमारे घरों पर लाइट कितने वोल्ट की आती है 220। तो भाई यही लाइट यूज कर लेते हैं हम लोग, ये 220 वोल्टेज की है तो ठीक है, तो यही 220 वोल्टेज यूज कर लेते हैं, आराम से क्या निकालते हैं एक्सरे निकालते हैं। ठीक है, अब एक्सरे निकालेंगे अगर हम 220 यूज करेंगे तो 100 से क्या रहेगी 100 से क्या रहेगा कम, 100 से क्या रहेगा कम, और इससे क्या रहेगा ज्यादा, इससे ज्यादा रहेगा। तो तुमसे ऐसे भी कह सकता है वो कि मान लो अगर उसने कहा कि मेरे पास में जो एक्सरे की मशीन है, अगर उसने कहा कि मैंने एक्सरे की मशीन को कुछ वोल्टेज दिया, वोल्टेज वो लिख सकता है, मान लो वोल्टेज उसने कहा 300 दिया, कितना दिया 300, तो 300 दिया तो बताओ लैम्डा कितनी निकलेगी, तो लैम्डा बराबर 12375 अपॉन 300, 2 जीरो लगाए यहां पहुंच गया, 3 चौक 12, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तुम क्या बोलोगे 41.25 एंगस्ट्रॉम। अगर 41.25 एंगस्ट्रॉम निकल रही है तो क्या ये एक्सरे की श्रेणी में आती है कि नहीं, क्या ये एक्सरे की श्रेणी में आती है, आती है। एक्सरे की श्रेणी में कौन सी आएगी, जिसकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से तो ज्यादा हो लेकिन 100 से क्या हो कम। ठीक है, 0.1 से ज्यादा हो और 100 से कम, तो वो सारी की सारी हमारी एक्सरे की श्रेणी में आती है, एक्सरे की श्रेणी में। कभी कभी मुझे लगता है सारी बातें यही होती हैं क्या हैं? सारी बातें कभी पूरे घर खानदान मोहल्ला पड़ोस सब नहीं करते। बहन एक भी बात छूट नहीं है सही। अब बोले बहन टुक यहीं से लेंगे, बोले नहीं अभी 4 बातें बची हैं अगले से चौराहे चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बेटा, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। देखो अगर आप 5 किलो वोल्ट दोगे, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एक्सरे, एक्सरे कितनी निकलेगी, जैसे 4 वेवलेंथ निकलनी है, 5 निकलनी है, 6 निकलनी है, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो मिलती है वो मुझे कहां मिलती है 15 किलो वोल्ट पर। 15 किलो वोल्ट का मतलब हो गया 15,000 वोल्टेज, 15,000 वोल्टेज पर मिलती है। ठीक है, ये तो पहले एकदम से इंक्रीज होती है, फिर इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, मतलब वेवलेंथ क्या होती जाएगी तुम्हारी डिक्रीज होती है। ठीक है ना, इसका ज्यादा कितना कुछ है ऐसे रिलेटेड फोटो। अब देखो जैसे हमने
जैसे हमने लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड पढ़ा था, उसी प्रकार से जब एक्सरे को स्टडी किया गया तो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये पाथ होते हैं के एल एम एन, ये तो पढ़े थे, ठीक है, ये पढ़े थे। तो इन्होंने कहा जो पहला होता है जिसे हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते थे हाइड्रोजन में, यहां पर उसे कौन सा बोलेंगे, के। जिसे हम n बराबर 2 या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते थे, इसे यहां पर बोलेंगे L। और जहां पर हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते थे, यहां पर उसे क्या बोलेंगे, M। अब तुम देखो, अगर सोचो सर, अगर मेरे पास में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, सोचो इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, हाँ, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, आके वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। जैसे वो टकराएगा तो वो अपनी एनर्जी इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को अगर बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी मिल गई, जो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 Z² ये था Z², वो माइनस में थी, अगर उसे प्लस में कर दो तो वो क्या बन जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। अगर उतनी पॉजिटिव बाइंडिंग एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन कहां निकल जाएगा, बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से या तुम ऐसे समझो कि सर उसको एनर्जी इतनी मिली, जैसे मैंने कल बताया था तुम लोगों को, अगर मान लो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और यहां कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का जो गैप होता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो था। मैंने कहा यहां पर इलेक्ट्रॉन आया जरूर, लेकिन जो उसने एनर्जी दी है वो उसने मान लो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, ठीक है। तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा ये बाहर तो जाएगा, लेकिन इस ऑर्बिट से सिर्फ यहां तक ही तो जा पाएगा, सिर्फ यहां तक जा पाएगा, इसके पार नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास में उतनी एनर्जी नहीं। तो अगर वो यहां पर गया, ये तो निकल गया, अब ये बेचारा वापस से अपने जब घर पे आएगा तो फिर से एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा, और यहां से क्या निकलेगी, वेव निकलेगी, यहां से क्या निकलती है, वेव्स निकलती है, ठीक है। और अगर इन वेव की जो वेवलेंथ है, अगर वो 0.1 से 100 के बीच में है तो वो क्या हो जाएंगी मेरी, एक्स, तो क्या हो जाएंगी, एक्स, ठीक है। 0.1 से बीच में है तो वो एक्स-रे कहलाती है। यही कहा गया, सम ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विद हाई वेलोसिटी पेनिट्रेट द सरफेस एटम ऑफ द टारगेट मटेरियल एंड नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन इवन फ्रॉम द इंटरमोस्ट सेल ऑफ एटम। नाउ ए वैकेंसी इज क्रिएट एट दैट प्लेस। अच्छा, इसने ये कहा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, होल्स क्रिएट हो जाते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एक होल क्रिएट हो जाता है, ऐसे बताया गया, ठीक है। तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन कहां निकल रहा है, बाहर जा रहे हैं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहां आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और साथ में क्या निकाल रहा है, एक्स-रे निकाल रहा है, ठीक है। जैसे इसमें दिया गया है, अगर मैं एक्स-रे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो सबसे पहले मैंने मानूंगा KLMN, बस इतना ही मानना, KLMN, ठीक है। अब तुम देखो KLMN होते क्या है, न्यूक्लियस, ये K, ये L, ये M और ये N, ठीक है, KLMN ये होते। जैसे मैंने लाइमन में बताया था, लाइमन में कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से आए, फर्स्ट में आए तो वो लाइमन कहलाएगा। हाइड्रोजन में क्या कहलाएगी सीरीज, लाइमन। इसी प्रकार से कहीं से आए लेकिन कहां पर आए, वन में आए, ठीक है, कहीं से आए, चाहे यहां से आए, चाहे यहां से आए, चाहे यहां से आए, कहीं से आए लेकिन कहां आए, वन में आए तो कौन सी सीरीज कहलाएगी, के सीरीज। कहीं से आए, 2 में आए तो कौन सी सीरीज कहलाएगी, एल सीरीज। कहीं से आए, 3 में आए तो कौन सी कहलाएगी, एन सीरीज, ठीक है। एन सीरीज इसमें ली नहीं गई है, ठीक है, बताएंगे अभी क्यों नहीं ली गई एन सीरीज। अब तुम एक बात समझो, सर मुझे बताओ, यहां पर एक है के अल्फा, एक है के बीटा, एक है के गामा,
किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, मैंने अगर इसको देखो तीन ही जगह है, मैंने कहा एक कहां से आया है, 4 से आया है वन में, एक आया है 3 से वन में, एक आया है 2 से वन में। इसे मैंने बोला जो यहां पर इसमें आया है ये वाला, ये बोला के अल्फा, ये बोली के बीटा, और ये क्या बोला के गामा। तो किसकी अल्फा बीटा गामा किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा। तो यहां पर इससे जो यहां पर रेज निकली है उसकी वेवलेंथ सबसे कम सबसे ज्यादा, एनर्जी सबसे ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? के अल्फा, क्योंकि के अल्फा की एनर्जी क्या है? कम, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। बिल्कुल सही है सर। इसी प्रकार से अगर कोई एम से आता है 2 में, तो इसे के अल्फा, इसे एल अल्फा, एल बीटा, और इसे क्या बोल दिया? एल गामा। अरे एल सीरीज है तो एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। सबसे ज्यादा जो इंटेंस, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वो किसकी होगी? एल गामा की। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? एल अल्फा की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? एल अल्फा की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? एल गामा की। इसी प्रकार से यहां पर भी है, ठीक है, यहां पर भी है, ये है। अब जैसे अब इसका सर्जी जो यहाँ पर लैम्डा है, जैसे जब मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा था, ठीक है, या मैंने उससे पहले पढ़ रहा था, तो मैंने लिखा था जेड स्क्वायर आर ब्रैकेट में 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सर जी मैंने ये फार्मूला लिखा था, ठीक है। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता था तो जेड की वैल्यू मेरी 1 हो गई थी, तो r बराबर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सीधे मेरा ये फार्मूला था, यही फार्मूला था सीधे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन, लेकिन अगर मैं एक्स रे के लिए जाऊंगा तो इस यहां पर वेवलेंथ का फार्मूले में जहां पर जेड स्क्वायर था वहां पर जेड माइनस बी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, जेड माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ इतना अंतर आ जाता है, जेड माइनस बी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब देखो सब कुछ वही है, ठीक है, आपको इससे मतलब नहीं रखेंगे, ये तो सब तुमको पता है, ये सब चीज तुमको पता है, ठीक है। ये फार्मूले में सिर्फ जहां पर पहले आर जेड स्क्वायर था, अब वहां पर जेड माइनस बी स्क्वायर ले आना, और जो बी होता है वो कांस्टेंट होता है, जो बी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, बी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब एक चीज देखो, एक चीज देखना, ये दिया हुआ है कि किसकी लैम्डा ज्यादा होगी, तुम मुझे बताओ सर जी, एक बार जरा इधर सोचो, अगर मैं इसमें बनाऊं के एल एम एन, सही है, सही है। अब देखो कौन सी कहलाएगी? के अल्फा, के, ये बोलो, और ये बोलो के गामा, ठीक है। तो ये के गामा तो ये क्या कहलाएगी? लैम्डा, ठीक है, लैम्डा किसकी है? ये के सीरीज है ना, तो लैम्डा के गामा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लैम्डा के बीटा, लैम्डा के अल्फा। तुम बताओ कौन सी सबसे ज्यादा होगी वेवलेंथ? लैम्डा किसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ? जिसकी एनर्जी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो एनर्जी सबसे कम किसकी है? लैम्डा के अल्फा की। किसकी? लैम्डा के अल्फा की एनर्जी सबसे कम है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर जो ये ज्यादा लिखी हुई है इसमें तो ये, अब मुझे बताना बेटा ये, अच्छा ये के बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? लैम्डा के अल्फा ज्यादा है, लैम्डा के बीटा ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा, अरे एनर्जी सबसे कम तो अल्फा की है ना, तो सबसे कम एनर्जी तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो लैम्डा के अल्फा क्या होगा? सबसे ज्यादा, और लैम्डा के बीटा क्या होगा? सबसे कम नहीं, कम होगा, और सबसे कम होगा लैम्डा के गामा, क्योंकि एनर्जी इसकी क्या है? सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो लैम्डा क्या होगा? सबसे कम होगा, सही है। इस प्रकार से ये है, ठीक है। अच्छा अब ये है एल, ये है, इसमें भी तुम लोग देख सकते हो। तो तुम्हारे लिए जो लैम्डा का फार्मूला याद करना है, अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा लिखता था तो वहां पर होता था 1 अपॉन लैम्डा आर इंटरवल कांस्टेंट हो गया, ब्रैकेट में जेड माइनस बी का स्क्वायर बटे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
जहां पर बी क्या होता है, बी होता है तुम्हारा कांस्टेंट। ठीक है, अब एक बात समझो सर, मुझे लैम्डा तो पता है, अगर मैं एनर्जी निकालूं तो एनर्जी का डिफरेंस, मैं कहूं बताओ यहां पर एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, भाई एनर्जी का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तो तुम सीधे जानते हो E इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन, मैं क्या किया सर, hc से इधर भी मल्टीप्लाई किया तो hc से इधर भी मल्टीप्लाई किया। अब देखो hc अपॉन लैम्डा क्या हो गया, एनर्जी, और ये क्या हो गया r hc z माइनस बी का स्क्वायर, और साथ में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब तो मुझे ये बताओ सर, अगर मैं इसमें वेवलेंथ बनाऊं, एनर्जी बनाऊं, सर यहां से कोई ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, इसे क्या लिखूंगा, L और लैम्डा L अल्फा, लैम्डा L बीटा, कौन सी वेवलेंथ ज्यादा होगी, लैम्डा L अल्फा ज्यादा होगी, लैम्डा L बीटा ज्यादा होगी। अब भी कंफ्यूजन है, अब तो इस बात कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, अब भी कंफ्यूजन है भैया। बेटा ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये अलग अलग है। अगर मैं कहूं k के लिए, अगर मैं k सीरीज लूंगा, एक जैसे मान लो मैं कहूं यहां से यहां आया, ये क्या है n बराबर 1, ये क्या है n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर, अगर मैं कहूं मैं 3 से 1 में आया, तो 3 से 1 में आया तो n1 की वैल्यू 1 हो गई और n2 की वैल्यू 3 हो गई। तो अगर मैं k सीरीज के लिए लूंगा तो b का मान हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के। के बाद में अगर मैं l सीरीज के लिए लूंगा तो b का मान किसके बराबर होगा, 7.4 के। अगर मैं n के लिए लूंगा तो k का मान कितना होगा, 19.2 के बराबर। ठीक है, तो 19.2 के, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, ये नोट नहीं किया होगा, 19.2 के बराबर। ठीक है, b की वैल्यू k के लिए 1 होती है, b की वैल्यू l के लिए 7.4 और b की वैल्यू m के लिए 19.2 होती है। नहीं n तक पहुंचते ही नहीं है, वहां पर तो होती है, इंटेंसिटी आती है। ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं, तुम्हारी यहाँ से क्लास शिफ्ट होने वाली है, हर साल हो जाता है, आइडिया इस साइड में जाएंगे, हर साल हो जाता है।
गवर्नमेंट ने देखो नेलेट्स के लिए कितने अच्छे क्लासरूम बना के दिए, सब कुछ बना के दिए। अब वो देखो ऐसे चल रहा है जैसे लावारिस नहीं होता है, जिसके माँ बाप कोई नहीं होते, वो कहीं पर बस इधर से उधर डाल दो, इधर से उधर डाल दो, बिल्कुल इस प्रकार से काम हो रहा है। ढंग से तो क्लासरूम तक नहीं दिए ये चीज़। अब नाइलेट्स की क्लास थोड़ी ना चेंज होगी, कभी उसकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके तो बच्चे पढ़ने आएंगे, चाहे पेपर हो चाहे कुछ हो, कुछ भी हो। उधर उधर उड़ा के उधर पटको, उधर उड़ा के उधर पटको, ठीक। देखो हाँ, जो फिर जो उससे रहेंगे बच्चे, उनके थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जो ट्रेन से आते हैं, और थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा इधर से उधर। वहाँ डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाना पड़ेगा, हैं? रूम भी छोटा है, रूम भी इतना बड़ा नहीं है, काम चला हुआ है, काम चला हुआ, काम चल जाएगा। चलो बेटा देखो एक बात समझो सर, अगर मैं इंटेंसिटी देखूं, एक बात बताना, एक बात देखो बच्चों, इसमें बात करें, एक बात समझो सर, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस के बाद के, फिर एल, फिर एन, और फिर एन, ठीक है, फिर एन, ठीक है। अब देखो बच्चों, सर अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां आए, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? के अल्फा। यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, ठीक है भाई। अब देखो यहां से यहां आए एल, यहां से यहां आए ए, बोलो मत, मच्छी हो जा रहा क्या बना दिया है? अच्छा हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है? एल अल्फा, जब बोर्ड के पेपर खत्म हो जाएंगे फिर वापस यहीं आ जाओगे। आप कोई हमेशा कहीं थोड़ी ना जा रहे हो, वहां तो मेहमानी खाने जा रहे हो बस, जाओ मेहमानी खाओ, इधर चले आओ। वहां पर पेड़ भी सही है, अमरूद अमरूद के पेड़ है, आराम से खत्म क्या है? हाँ, और वहाँ खाने के हिसाब से भी सस्ता है ना? और क्या 5 रुपए के उधर 2 समोसे मिलते हैं, इतना सस्ता पता चल जाएगा। मठिया पे ना, मठिया पे क्लास चली जा रही है ना? चलो एक बात समझो, ए बच्चा लोग इधर देखो, फोटो खिंचवा लो ढंग से। इधर देखो, तुम सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया? सभी के डॉक्यूमेंट सही हैं? अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट सही हो गए हो तो फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। जो बच्चों के डॉक्यूमेंट सही है, आधार कार्ड सही है, सब कुछ सही है, वो फॉर्म फिल कर दो। और जो तुम्हारे साथ के 12वीं में हो इस बार और बायोलॉजी हो, उनसे कहना तुम भी भर दो। वो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट इसमें कुछ मारे नहीं जाते हैं कि अटेम्प्ट मारे जा रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, कहना भर दो फार्म, कम से कम फार्म भर के देख लो। ये कॉस्टली काफी है, 100 रुपए का होता है। चलो हम बढ़ते हैं बगले। अरे 100 रुपए का तब भी सही है बेटा, जब काउंसलिंग होती है, जो बंदा काउंसलिंग कराता है ना, तो जो प्राइवेट काउंसलिंग कराता है उसके 50,000 रुपए जमा होते हैं काउंसलिंग की फीस, ठीक है। उसके फॉर्म के भी तो ज्यादा जाते हैं, और फॉर्म के भी, और फिर नहीं एडवांस आईआईटी के तो बहुत ज्यादा, ऐसे बहुत फीस है बेटा। देखो सर जी बेटा, यहाँ पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? इधर देखो,
इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? अल्फा। उसके बाद में बीटा। सर इंटेंसिटी का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं। जैसे मान लो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उसके कंपेयर में सेकंड थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में 100 के कंपेयर में कितने आ रहे हैं? 5। ठीक है, तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? 100 की ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होती है? के अल्फा की। फिर इंटेंसिटी किसकी होगी? इसी प्रकार से अगर मैं एल में लूंगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो थर्ड ऑर्बिट से किसमें आएंगे? सेकंड में। ठीक है, और उससे कम यहाँ और उससे कम और भी। तो सबसे फिर अगर मैं एल में इंटेंसिटी लूंगा तो एल अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा, फिर बीटा की, और फिर किसकी होगी? ठीक है, तुम ये देख के ये मत कहना कि सर इसकी ये तो छोटी लग रही है। बेटा ये नीचे है इसलिए छोटी लग रही है। ठीक है, ये नीचे आ गई, ढाल पे आ गई। ठीक है, एक बंदा ऐसे खड़ा हो, यहाँ पर खड़ा हो, एक नीचे ऐसे ढाल पे खड़ा हो, तुम ये थोड़ा कहोगे वो छोटे हो गया दूसरा बंदा, है ना? ऐसे नहीं। तो यही प्रकार, तो यहाँ पर ये रहती है। तो इंटेंसिटी जो रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है। इंटेंसिटी और वेवलेंथ में देखोगे वो के अल्फा की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है। और अगर मैं एल में लूंगा, एल सीरीज में लूंगा, तो वहां पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी एल अल्फा की। अब एक बात सोचो, सर के अल्फा इधर क्यों है और के बीटा इधर क्यों है? क्योंकि बेटा देखो के अल्फा की एनर्जी सबसे कम। देखो, अरे के अल्फा की एनर्जी कम और इसकी एनर्जी ज्यादा। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो इसीलिए देखो, इसी वेवलेंथ इधर बढ़ रही है, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा और इसकी वेवलेंथ कम, इसीलिए इधर लिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर है एल अल्फा, एल बीटा और एल गामा। सबसे पहले एल अल्फा क्यों लिया गया? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी किससे? बीटा से, और बीटा की वेवलेंथ किससे ज्यादा होगी? गामा से ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मैं एक्सरे के लिए कहूं तो एक्सरे के लिए जो वेवलेंथ का फार्मूला होता है, एक्सरे के लिए वेवलेंथ का फार्मूला 1/λ r z माइनस बी का होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n। ठीक है, अगर बस ये हमारा फार्मूला होता है। बी की वैल्यू बताइए, के लिए क्या होती है? 1। ठीक है, बेसिकली के लिए आती है, एल एम के लिए आती नहीं है, कभी पूछा ही नहीं, कभी कोई मतलब ही नहीं। ये इंटेंसिटी का ये देखो, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है, अगर किसी मटेरियल पर तुम एक्सरे डालोगे, ठीक है, तो वो मैंने कहा था सबसे ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बर एक्सरे का क्या है? लेड सबसे अच्छा ऑब्जर्वर। ठीक है, लेड सबसे ज्यादा ऑब्जर्वर, पीवी लेड होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्बर जो है वो क्या है? लेड है। तो अगर तुम किसी भी मटेरियल से अगर तुम डालोगे एक्सरे, ठीक है, जैसे मान लो मटेरियल छोड़ो, अगर तुम अपने हाथ पे एक्सरे डालोगे ना, हाथ से एक्सरे पास होंगी और जो बाहर निकलेंगी तो उनकी इंटेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी है, अगर तुम जैसे when a beam of X-ray, इंटेंसिटी क्या है स्टार्टिंग में? I0, पास थ्रू ए थिकनेस T, कोई मटेरियल है जिसकी थिकनेस T है, they get absorbed as shown in figure। कितना? तो कितना निकलेगा? I = I0 e की पावर माइनस μ। म्यू जो है वो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, म्यू जो है वो है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कि किसी मटेरियल की एब्जॉर्प्शन पावर कितनी है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर बहुत किया तो पूछ सकता है खाली फार्मूला। आई क्या है? इनिशियल इंटेंसिटी, और आई क्या है? I0 इनिशियल इंटेंसिटी और आई है फाइनल इंटेंसिटी। ठीक है, टी क्या है? थिकनेस है। ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कोफिशिएंट। कुछ नहीं पूछेगा इसका, पूछेगा तो जब मेरा फार्मूला पूछेगा बस, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ब्रैक्स लॉ बताइए। ठीक है, ब्रैक्स लॉ वैसे कर चुका है कोर्स तुम्हारे, छोड़ो, ब्रैक्स लॉ कर चुका है। ठीक है, ये चलता नहीं है क्या? और चल गया। ठीक है, कल तुम लोगों का टेस्ट है, टाइमिंग क्या टेस्ट की पता नहीं है। मुश्किल से नहीं, मुश्किल क्यों होगा? रगल होगा 1:30 बजे से कितने बजे तक?
4:30 बजे तक, ठीक है। और मैं कल कहूँगा कि 1:30 बजे पेपर स्टार्ट कर दो। बच्चों की, बच्चे ना आए तब बच्चों की गलती है, ठीक है। मैं जब भी टेस्ट लेता हूँ ना, मैं एक दिन पहले पेपर बना के रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर एक रीजन और है मेरे में कि मुझे पता है कि हाँ मेरे इतने बच्चे आएंगे ही आएंगे, एक बच्चा एब्सेंट नहीं मारता है। तुम लोगों को क्या ना कुछ पता ही नहीं होता है कि कब बच्चे ज्यादा आए, कोई बच्चे कम आए, तो उसी हिसाब से हम पेपर बनाते हैं। अब अगर बच्चे आ गए बहुत ज्यादा तो कम पड़ गए, अब बच्चे आए ही नहीं तो पेपर वाली बहुत ज्यादा, फिर उनको क्या करोगे, वो तो रद्दी है ना। ये गड़बड़ है। आधे बच्चे आते हैं, आधे नहीं आते हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं इस प्रकार से। तो 1:30 बजे से 4:30 बजे तक पेपर होगा, ठीक है। फिजिक्स में जो तुम्हारा आ रहा है WP, वर्क पावर एनर्जी आ रहा है, ठीक है। अब बताओ वर्क के बारे में, पिछले वाला पेपर से नहीं हुआ था? काफी चेक करेंगे, सॉल्यूशन तो हम दे दिए थे, तुम वो तो भेज दिए थे आंसर की, आंसर की भेज दिए थे, नहीं भेज दिए थे? और सॉल्यूशन भी दे दिए थे तुमको, सॉल्यूशन भी तो दे दिए थे। अब वो बात अलग है, तुम देखे नहीं, वो बात अलग है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दे, ठीक है। WP जो सबसे पहले हमारा WP आ रहा है, वर्क पावर एनर्जी। अगर मैं सबसे पहले बात करूं वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? अब तुम जरा सोचना, वर्क डन का जो फार्मूला होता है, वर्क डन का जो फार्मूला है, बेसिकली मोटा मोटी दो फार्मूला है। एक तो वर्क डन का फार्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला तब लगेगा जब फोर्स वेरी कर रहा हो टाइम के साथ। अगर फोर्स टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो वर्क डन का सीधा फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला कब लगेगा? जैसे मान लो मैंने तुम्हें कोई फोर्स दे दिया 3i + 2j + 5k, ये कोई फोर्स दे दिया, ठीक है। मैंने तुम्हें कोई डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया 2i + j - k। अब मैं कहूं बताओ वर्क डन कितना होगा, ठीक है। कैसे निकालें? सर जी आई देखो, क्या इसमें x y z है? तो ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो i के साथ बड़ा 3 दूनी 2 एकम 5 एकम 5 6 और 2 8, 8 में से 5 गए 3। आंसर सिंपल सर, हो गया नहीं हो गया? अब तुमको अब एक बार बताओ, अगर मैं इसी चीज को चेंज करूं, मैंने तुमसे कहा मेरे पास में एक फोर्स है -xi + yj, ये मेरे पास फोर्स है, और मैंने कहा कोई पार्टिकल है इस फोर्स में जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 1,0 से 0,1 हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बताओ। अब सबसे पहले ये देखो, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? नहीं। फोर्स कांस्टेंट क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर x और y, तो फोर्स क्या हो रहा है? x और y के साथ वेरी हो रहा है, तो चेंज हो रहा है। तो यहां पर जब मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, इंटीग्रेशन -xi + yj, और इंटीग्रेशन करूंगा dr, ठीक है। ये लिमिट है, ये लिमिट बाद में रख लेना, लिमिट हम लोग बाद में कितना लिखते रहोगे, ठीक है, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, सबसे पहले देखो dr को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dxi + dy। z वाला क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें k है ही नहीं। अगर k होता तभी तो dz के लिखता। क्या इसमें k वाला फंक्शन है? नहीं। अब इसकी x के रिस्पेक्ट में करोगे
तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसकी देखो बाई की इससे करोगे तो प्लस का बाई स्क्वायर अपॉन, कहां से कहां तक लिमिट गई 1,0 से 0, एक बार x की जगह क्या रखोगे 0. एक बार जब पहले सबसे पहले ऊपर वाले की बात आई, x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बाई की जगह क्या रखोगे 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1/2। अब मैं x की जगह क्या रखूंगा 1, लेकिन माइनस करके रखना पड़ता है, जो लोअर लिमिट आती है तो माइनस करके, तो यहां पर हो जाएगा ये माइनस का 1/2, और जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0. अब यहां देखो 1/2 माइनस माइनस आंसर क्या हो गया 1. ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करके आ गया, तो हम तुम्हारा इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को बता सकते हैं। ठीक है। ये एक चीज और है, अगर मैं वर्ग की बात कर ही रहा हूं, वर्ग की बात कर रहा हूं, तो मैं अगर वर्ग की बात करूं और मैंने तुमसे बोला कि सर जी जो वर्गडन का फार्मूला था, एक तरफ अगर मेरे पास फोर्स है और एक तरफ मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक तरफ फोर्स है एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके बीच में अगर मैं कोई भी ग्राफ बना, अब 0 से 4 में, ये तो 0 है और यहाँ क्या है 4, 0 से 4 मीटर में वर्कडन कितना होगा? क्या वर्कडन ही काइनेटिक एनर्जी होता है? वर्कडन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो वर्कडन ही है। तो अगर तुम सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। एरिया कैसे निकालोगे? देखो इसको ऐसे डॉट डॉट कर दिया, पहले इसका एरिया निकाला, ये तुम्हारा क्या बन गया? रेक्टेंगल। लेंथ है 3, हाइट है 2, कितना आ गया 6। अब इसका निकालो, इसका निकालोगे, ये क्या है 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, हाइट कितनी है 2, कितना आ गया, ये निकालो 1/2 बेस, 4 में से 3 गया 1, हाइट कितनी है 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 0.5। सारे जोड़ दो, 6 + 2 + 0. आंसर कितना आ गया 8.5. ठीक है। अगर तुमसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि तुम 0 से 4 मीटर तक, ठीक है, या 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो यही काइनेटिक एनर्जी थी तुम्हारी, यही काइनेटिक एनर्जी थी 4.8। वर्क डन ही तुम्हारी क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन ही हम लोगों की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। अब तुम जरा एक बात समझो, अगर तुम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो, मुझे एक सिस्टम बताओ, मान लो मैं यहां से 10 मीटर हाइट पर, देखें कितने लोग कर रहे हैं, 10 मीटर हाइट पर हूं, मैंने 45 डिग्री पर 1 मीटर पर सेकंड से किसी चीज को फेंका, और जिस चीज को फेंका उसका मास मान लो मैंने 10 किलोग्राम ले लिया। मास मान लो कितना ले लिया? जाहिर सी बात है सर, ग्राउंड तो मेरा ये है, अगर ये यहां से जाएगा तो ऐसे जाके ऐसे टकराएगा, जब ये यहां पर टकराएगा, अब मैं पूछूं बताओ, जब ये यहां टकरा रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर यहां ये टकराएगा तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी। अगर यहां ये टकराएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? एक बात याद रखो सर, अगर ये ग्राउंड से टकरा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। तो टोटल एनर्जी ही क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है? और तुम्हें पता है एनर्जी ऑलवेज क्या रहती है? कंजर्व। एनर्जी कभी खत्म, तो जितनी एनर्जी यहां होगी, टोटल एनर्जी
वही टोटल एनर्जी किसमें बदल जाएगी? काइनेटिक। क्योंकि यहां पर देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, लेकिन इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? जीरो के। यानी कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो तुम्हारी किसके बराबर हो जाएगी? काइनेटिक की। और तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी, तो अगर मैं यहाँ टोटल एनर्जी लगाऊं, सबसे पहले मैं हाइट पर हूं, हाइट पर हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh। और किस वेलोसिटी से फेंका है? 1 से, तो 1/2 mv हो गया। अब m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10। पोटेंशियल एनर्जी मास क्या है? 10, v की वैल्यू 1/2, ये आ गया 5, ये हो गया 1000 और ये हो गया 5, तो आंसर कितना हो गया? 1005 जूल। इससे ही टकरा दो। किसी भी चीज की टोटल एनर्जी कभी चेंज थोड़ी ना होती है, टोटल एनर्जी तो वही रहेगी ना, टोटल एनर्जी तो वही रहेगी। तो किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी वही रहेगी। तो अगर तुमसे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पूछी है, बताओ जब ग्राउंड से टकरा रही होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो सीधी सी बात है सर, काइनेटिक एनर्जी जितनी यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी वही यहाँ पर क्या हो जाएगी? मेरी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा, ठीक है। वही हमारी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये एक बात और बताओ बेटा, मुझे बताना, मैंने मान लो तुम्हें फोर्स दे दिया 3i + 2j - k, मैंने तुम्हें वेलोसिटी दे दी i - j + k। बताओ पावर कितनी जनरेट हो रही है? पावर कितनी लग रही है इतनी वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए? पावर के दो फार्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम, F डॉट, अगर डॉट खत्म करो, समझे? ये होता है। अब एक बार बताओ, यहां पर ये वाला लगेगा कि दूसरा वाला? दूसरा वाला लगेगा, सही है। अब देखो, दूसरा वाला लगेगा तो पावर कितनी हो जाएगी? इसके आगे कुछ नहीं है तो 3 एकम, 2 एकम, 1 एकम, कितना आएगा? 0। अरे माइनस का 1 चाहिए, आंसर हो जाए। ठीक चाहिए। अब बताओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ। एक क्वेश्चन ये बताओ, मेरे पास में कोई चीज है जिसका मास मान लो 5 किलोग्राम है, जो ग्राउंड पर रखी, ठीक है, और इसे मैं 2 सेकंड में 20 मीटर हाइट पर ले गया, 20 मीटर हाइट पर ले गया, ठीक है। तो कितनी पावर लगानी पड़ी? कितनी पावर लगानी पड़ी?
कितने आया? 500 वाट हैं? अरे पावर की यूनिट वाट ही तो होगा। 500 आया। अरे देखो ऊपर जा रहा है तो वर्क डन क्या होता है? अबाउट समय 5 जी की वैल्यू 10 20 बटे 2 से काटा 500 ठीक है सही 500 वाट हो गया। अब एक बार बताओ मेरे पास एक और बताना, मेरे पास सीढ़ियां हैं, सीढ़ी है, इस सीढ़ी की जो हाइट है वो मैंने h ले लिया, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास में दो आदमी हैं, एक बंदा है जिसका वेट है 60 न्यूटन, एक बंदा है जिसका वेट है 40 न्यूटन, ठीक है। एक बंदा है इसका वेट है 60 न्यूटन, एक बंदा है जिसका वेट है 40 न्यूटन। 60 न्यूटन वाला यहां से यहां तक जाने में 12 सेकंड का समय लेता है और ये 10 सेकंड का समय लेता है। दोनों की जो पावर लगी उसका रेशियो क्या होगा? पावर का रेशियो। मान लो इसकी पावर कितनी है P1, इसकी पावर कितनी है P2, तो P1 अपॉन P2 रेशियो क्या होगा? P1 रेशियो क्या हो जाएगा? बातें करवा दो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। कितना आया? चलो निकालते हैं। सर अगर मैं पहले की पावर निकालूं तो वर्क डन, तो ये क्या है mg, h तो h है दोनों की, भाई h ही तो हाइट है, अपॉन समय 12, यहाँ 40 इंटू h अपॉन h से h गए, 0 से 12 पंजे, तो ऊपर बचा 5/1 और नीचे बचा 4/1। कहाँ जाएगा? तो आंसर क्या आया? यही आ गया 5/1। अच्छा एक बात और बताओ, मेरे पास एक टरबाइन है, मेरे पास एक टरबाइन है, टरबाइन जान तो
टरबाइन क्या होती है बेटा? ये बिजली बनती है। टरबाइन ऐसी होती है जैसे एक ही जगह से ऐसे मोड़ इसको कर दो, जैसे इसको ज्वाइंट कर दिया, ऐसे और भी ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। अब पहले पानी ऊपर से इस पर पड़ा तब ये ऐसे आ गया, अब इस पर पड़ा तब ये ऐसे, तो वो घूम जाते हैं, जैसे लाइट बनती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर किसी भी टरबाइन पर 19.6 मीटर हाइट से पानी गिर रहा है, क्या गिर रहा है? पानी गिर रहा है, तो जब ये इस पर गिरेगा, हाइट कितनी है? 19.6 मीटर। जब पानी टरबाइन पर गिरेगा उस समय पानी का वेग क्या होगा? वेग क्या होगा? वैसे जो पढ़े पानी का वेग क्या होगा? एक क्वेश्चन अगर बदलो बच्चों, पीली में सबसे अच्छी इडली कौन बनाता है? पीली में सबसे अच्छी इडली कहाँ मिलेगी? अशोक कॉलोनी कहाँ है? ये लाला लाजपत राय कहाँ है? इसका उसके सामने उसके सामने तो कश्यप क्या कश्यप नाम रोटी है। अच्छा बच्ची है इधर है नहीं? बताओ क्या होगी वेलोसिटी? मेरे मोटे होने का एक कारण ये भी मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और मुझे बहुत तेज भूख लगे। अभी लग गया होगा 5 बजे लग 5 बजे तक तो हमारे कितना ठूस चुके होंगे, कम से कम 4-6 समोसे जा चुके होंगे। ठीक है, कितना वेलोसिटी होगा इसकी? पता है कुछ चीजें हैं, जैसे तुमने कभी इडली हो गया, ये तुम लोग इडली तो बहुत कहाँ, शादी में तो इडली मिलती नहीं है कहीं, शादी में वो डोसा मिलता है, वो भी 1 नंबर का लेकर आता है। यहाँ के इंडियन, ये नॉर्थ इंडियन को डोसा तब भी मालूम है, इडली के बारे में इतना नहीं पता। इडली कई प्रकार की होती है, फ्राइड इडली आती है, फ्राइड इडली तुम लोगों ने कभी खाई नहीं, और एक है सिंपल इडली आती है जो व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, ये होते हैं। अब यहाँ पर उसमें और भी चीजें डाले जाती हैं, फिर जाके खवाई जाती है। पहले हमको पसंद नहीं था कतई, लेकिन अपने कॉलेज टाइम में वहाँ पर वो देते थे नाश्ते में, तो 1 बार खाया, 2 बार खाया, धीरे धीरे तो वो इतनी अच्छी लगने लगी कि प्लेट में सजा के लाते थे, ऊपर मुझे थर गया, खाते रहेंगे। वैसे तुमने साउथ इंडियन देखे हैं, ऐसा लगा मुझे को खाते हैं। देखो बेटा, ए आंसर आया, वही लगेगा 19 पॉइंट, हाँ 19.6। देखो बेटा, अगर कोई चीज ऊपर से गिरती है तो उसकी जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो √2g, 2 ऐसे ही g की वैल्यू 9. अब तुम कहोगे सर तुमने 9.8 क्यों लगाई? क्योंकि देखो 4 से जाके जब गुणा होएगी 2 से तो कितना आवे वो 19.6, तो डी बार को 1 से √, गायब, आंसर कितना बचो? हाँ तो भाई तभी 19 तभी तो आई वो आ रही थी।
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बायोलॉजी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सब बताओ। अब एक बात सोचो सर जी, एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बताओ मुझे, अगर हम लोग, ये बच्चों, ये मेरे पास में वायर है, इसमें करंट है आई, ये प्लेन हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस साइड में, वो प्लेन से कितना एंगल बना रहा होगा? जीरो बना। देखो राइट हैंड रूल, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर 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 मतलब ऐसे ही। अब देखो प्लेन है ये और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? अंदर। कितना एंगल बना रहा है? 90। कितना बना रहा है? 90 बना रहा है। सर अगर मैं तुमसे कहूं, एक बात सोचो, ऐसी किसी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मुझे प्रॉपर्टी बताओ, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती कि नहीं? बनाती है। बनाती है। किसी पॉइंट पर, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्यों नहीं? दो पॉइंट नहीं हो जाते, दो डायरेक्शन। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काट दी, तो इस पॉइंट पर एक डायरेक्शन ये हो जाएगी और एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड की टेंजेंट देखें, टेंजेंट वो डायरेक्शन देखें, तो उस लाइन पर क्या खींच दो? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को किस बोलते हैं? टेंजेंट। अगर किसी भी पॉइंट पर तुमने टेंजेंट खींच दी, स्पर्श रेखा खींच दी, तो वो स्पर्श रेखा उसकी क्या दिखाएगी? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो दिखाती। दूसरी चीज मुझे बताओ, मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ऐसे हो सकती है, ठीक है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट, कहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? ए पॉइंट पर कि बी पॉइंट पर? क्यों ए पर ज्यादा होगा? क्योंकि वहां डेंसिटी ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसिटी पर भी निर्भर करती है। जहां जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहां मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर ए पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, बी पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। अब एक बात बताओ सर, मेरे पास एक वायर है, छोटा सा वायर है, छोटा सा वायर है DL। इस वायर में करंट है, इस वायर में क्या है? इस वायर में करंट है। अगर मैं इससे R दूरी पर, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? कैसे निकालेंगे? तो B इजिकल टू या dV इजिकल टू म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन, बोलो चाहिए। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? माइनस टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? टेस्ला, ये वैल्यू होती है, निकाल सकते हैं हम लोग। इसी प्रकार से तुम मुझे बताओ, मेरे पास में दो वायर है, इसमें करंट ऊपर, इसमें भी करंट, सही है। मैंने कहा इन दोनों के बीच की दूरी R। इस वाले वायर पर जो फोर्स लग रहा होगा
वो फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा? इस वाले वायर पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा? लग भी रहा होगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? लगेगा हैं? अरे लगेगा भैया, या तो अट्रैक्ट करेंगे या पहले करेंगे। कितना फार्मूला होता है? म्यू नॉट I1 I2 अगले हेलो 2 पाई r इंटू, ठीक है। L क्या है? इस वायर पर पूछा गया है तो इस वायर की लेंथ है L, I1 करंट हो गया, R दूरी हो गई, सही है। और अगर R दूरी सेंटीमीटर में तो किसमें लोगे? मीटर में लोगे भाई। सेंटीमीटर में तो किसमें लोगे? मीटर में। ऐसे हम लोग इसको बता सकते हैं। एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? क्या ये क्वेश्चन कराया है? मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 r, ठीक। इसके कारण कितना होगा? इसके कारण 0, इसके कारण सर 0, क्योंकि ये इससे मिल जाएगा, इसके कारण भी 0। तो अगर मैं कंप्लीट सर्कल के कारण सेंटर पर कहूं तो फार्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा इधर का? 180। अगर 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 180। तो अगर 180 है एंगल तो लिखेंगे 180, और पूरा कितना होता है? 18 दूनी, तो म्यू नॉट I अपॉन 2r, 4r, सही है। म्यू नॉट I अपॉन, अच्छा यहां कितना होगा? अब बताओ, करंट आई है, रेडियस आर है, अब किस बोलो? ठीक है, देखो सर जी, इसके कारण कितना होगा? 0। इसके कारण भी ये एंगल 270 है, 270 है। म्यू नॉट I अपॉन 2r, 270/300, हाँ सही है। 9 तिया 9 चौक 3 म्यू नॉट I अपॉन, अच्छा
कितना होगा डी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर एक वायर था, करंट दो भागों में डिवाइड हो गया, फिर ये वायर से इधर से निकल गया, तो करंट इधर से I1 इधर से I2 दोनों मिलके क्या हो गए, पहले भी I था। अब बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अरे अभी हम ही बताएं, टाइम कम बचा। देखो सर जी फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सर ऐसा है, अगर मैं इसके कारण कहूंगा बेटा, हाँ अच्छा मैं ये एंगल दे दिया, मान लो ये क्या है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस। सर इसके कारण देखूंगा तो इधर बाहर, इसके कारण देखो ये ऐसी तो जाएगा, इसके कारण इधर अंदर तो इधर, और इसके कारण कहाँ होगा, तो इसके कारण होगा अंदर और इसके कारण होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सर इसके कारण कितना होगा, इसके कारण भी ये सेंटर में जाकर मिल रहा है, तो अगर मैं इसके कारण देखूं ये है एंगल थीटा, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2r रेडियस r मान ली, यहाँ पर बचेगा थीटा बटे 300 में से घटा दो, ये वाला घटा दो, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2r 360 माइनस थीटा अपॉन 360, बस मॉड ले लो, आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग मॉड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर। एक बार बताओ, एक क्वेश्चन मुझे बताओ सर, अगर मैं ऐसा करूं म्यू नॉट I1 I2, चलो ठीक है, मैं बताओ मेरे पास में एक डाइपोल है, इस बारे में खुद ही पढ़ो, एक डाइपोल है, डाइपोल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पर कुछ ना कुछ क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो इस पर जो टॉर्क लगता है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, NB साइन, जहां कैपिटल M क्या होता है, स्मॉल m इंटू टॉर्क है, तो इस पर फोर्स भी लग रहा है, टॉर्क का तो क्या लग रहा है, फोर्स। अगर ये छोटा सा रोटेशन हो जाता है, छोटा सा रोटेशन हो जाता है, तो वर्क डन भी होगा, और वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी, वो फार्मूला होगा। एक बात और बताओ, अगर मेरे पास में एक वायर है, इस वायर के वायर है, इस वायर में करंट क्या है I, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, तो ये क्या डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर डाइपोल मोमेंट इसमें होगा तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर, तो वो डाइपोल मोमेंट दो प्रकार से थे। अगर मेरे पास में एक मैग्नेट है, एक सिरा नॉर्थ एक सिरा साउथ, और पोल स्ट्रेंथ m, एक की प्लस m एक की माइनस m, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है वो m इंटू। लेकिन अगर मेरे पास में कोई वायर है और उस वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट, अगर उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है वो होता है m इक्वल टू क्या हो जाएगा, NIA क्या होता है, इसका एरिया, अगर रेडियस r है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सर, पाई r स्क्वायर। ठीक है, अगर रेडियस r है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। इस प्रकार से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने ज्यादा हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, टाउ बराबर NB साइन थीटा। एक बात मुझे और बताओ, एक मेरे पास लो एक वायर है, वायर नीचे प्लस प्लेट नहीं प्लेस प्लेट, नीचे नॉर्थ पोल और ऊपर साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ। इस वायर का वजन m है, तो 100% नीचे क्या लग रहा होगा और ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अगर इस वायर के करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस वायर में I फ्लो हो रहा है, और मैंने कहा ये जो वायर है वो हवा में है, ना नीचे आ रहा है ना, तो हवा में कब हो सकता है, जाहिर सी बात है जब नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के क्या हो जाए, बराबर। अगर इसमें करंट I बह रहा है, इसकी लेंथ क्या है L, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है, तो mg बराबर mg, m मतलब वेट हो गया नीचे, और उधर जो फोर्स लगता है वो कितना लगेगा, BIL साइन थीटा। साइन थीटा 90 हो गया तो क्या हो गया, BIL। अगर B की वैल्यू पूछी जाए कितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो B इक्वल टू mg अपॉन
सीधी सी, ठीक है। इतनी होगी तब हम लोग निकाल सकते हैं, तो बता सकते हैं। एक बात और बताओ सर, मैंने कहा डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, 3 प्रकार के मटेरियल, डाया, पैरा और। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देता। डायामैग्नेटिक मटेरियल अपने, देखो अगर मान लो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर तुम कोई भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दोगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम पानी, अल्कोहल, ये सब क्या है तुम्हारी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर तुम किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दोगे तो वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हायर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से किधर भागेगा, लोअर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है, अपोज करता है, ये करता है, ये चीजें। अगर मैं ये कहूं बेटा परमिएबिलिटी पता है, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, काईएम। डाया के लिए ससेप्टिबिलिटी काईएम की वैल्यू 1/T, काईएम की वैल्यू डाया के लिए -1 से ज्यादा, 0 से टी हुई थी भयंकर तरीके से ये सब चीजें, ठीक है। काईएम की वैल्यू क्या होता है, ठीक। डाया के लिए, पैरा के लिए क्या हो जाएगी, पैरा के लिए क्या हो जाएगी, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा, 1 से कम। पैरों के लिए बहुत ज्यादा, 1 से बहुत ज्यादा। अच्छा, इसी प्रकार से परमेबिलिटी थी, इसी प्रकार से क्या थी, परमेबिलिटी। अच्छा एक बात और सर, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जो फेरो को पैरा में होता है, ठीक है। वो टेम्परेचर जो फेरो को पैरा में, जिस टेम्परेचर पर कोई फेरो मैग्नेट उससे ज्यादा, उस पर नहीं या उस पर बिहेव करने लगे, उससे ज्यादा टेम्परेचर पर, उससे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करने लगे एज लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दैट्स कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जो ससेप्टिबिलिटी होती है काईएम की वैल्यू वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम पीरियड, वो टेम्परेचर 1/टेम्परेचर के कैसी हो जाएगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अच्छा, इसकी जो जितनी भी तरीके हैं वो सब पता होना चाहिए कि तुम्हें डाया क्या होता है, पैरा क्या होता है, फेरो कब होता है, ठीक है, कब रिपेल करते हैं, किस किस चीज को रिपेल करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या कंडीशंस इसके अंदर नहीं है, सारी की सारी कंडीशंस हम लोगों को पता है। काफी सारी चीजें और हैं, जैसे मान लो एक मेरे पास में वायर ऐसे है, एक वायर और है, इसमें करंट इधर है, इसमें करंट इधर है, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछा, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस, क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाल दोगे, सेंटर निकाल दोगे, अरे पूरा सर्कल है, इसके कारण देखो ऐसे ही तो जाएगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, ठीक है। अंदर और बाहर है, अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर इसके कारण B1 है, इसके कारण B2 है, तो मान लो B1 माइनस यही क्या हो जाएगा, B नेट। तो जो B नेट का फार्मूला है वो इसके कारण क्या हो जाएगा, μ0 I1/2 पाई R1 माइनस μ0 I2 अपॉन 2 पाई R2। दोनों का मॉड ले लो, नेट आ गया, दोनों का मॉड ले लो, क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। नेट मेरे पास नेट में, ठीक है, हाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा जो होगा वो आ जाएगा, सही है। फ्रिक्शन जो फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्धन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो वर्धन होगा वो नेगेटिव होगा। और वर्धन का मैंने फार्मूला बताया, ये वर्धन के फार्मूला। तो अब जो तुम्हारा टेस्ट है वो कल टेस्ट देना, और पता नहीं आओगे नहीं आओगे,
बारिश हो गई तो काय नहीं होगा, बारिश होगी तो गल जाओगे क्या? कहानी बनाने में तो बहुत आगे हो। एक बात और बताओ, चलो 1-2 मिनट रह गए। कोलिजन के बारे में बताओ। कोलिजन पढ़ाया नहीं है? कोलिजन बेटा, कोलिजन 3 प्रकार का है। इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, पोटेंशियल एंड मोमेंटम वो भी कंजर्व। यहाँ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट, मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व। यहाँ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट, मोमेंटम, तो मोमेंटम तीनों कंडीशन में क्या रहेगा? कंजर्व। मोमेंटम तीनों कंडीशन में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कहाँ कंजर्व होगी? तो सिर्फ इलास्टिक, बाकी किसी में कंजर्व। सिंपल सी बात, सही है? एक चीज बताओ, मैंने कहा मेरे पास में 2 कंचे हैं, एक कंचा एक कंचा, इसका मास m1, इसका मास, दोनों टकरा गए और दोनों टकरा के साथ साथ चल दिए। दोनों टकरा के कैसे चल दिए? साथ साथ। बताओ कौन सा कोलिजन है? बताओ कौन सा कोलिजन? टकरा के साथ साथ चल दिया, कौन सा कोलिजन है? इसमें होता है कौन सा है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक। एक चीज और बताओ, सब देखो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन में, लेकिन हम लोग तब मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है जब हम लोग ये मानते हैं कि फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं, ना तो हवा का फ्रिक्शन है और ना ही जमीन का सतह का फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन नहीं। अगर फ्रिक्शन हम ले लेंगे तो वहां पर कभी भी काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी वहां कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है, तो वहां पर हम तब कंजर्व होती है जब हम जितने फ्रिक्शन हैं, सारे की सारे फ्रिक्शन को क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। ठीक है, अगर फ्रिक्शन को हम लोग लेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व वहां पर नहीं रह पाती है ना। ये चीज इतना स्लो चार्ज है, 1.5 घंटा बताओ 70% चार्ज का चार्जर। हमारे लिए तो यही क्या है, मांग ठीक है। तो बच्चा लोग, अपन लोगों को क्या करना है? पेपर है, 1:30 बजे आना है। सभी लोगों को पेपर देने या 2-4 नया हो गए हैं? काय का विशल प्रैक्टिकल है, आज कर ले। कल किसका प्रैक्टिकल है?